एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन डिलाइट। आई होप कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट कवर किया था और साथ साथ हमने यहाँ पर इस चैनल पर फिजिकल वर्ल्ड का एक चैप्टर भी अपलोड कर दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं से हमारे सिलेबस की शुरुआत होती है और हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो ये जो हमारे सामने कुछ टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, इन टॉपिक्स को हमको कवर करना है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। सेकंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है मेजरमेंट। थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एरर्स इन मेजरमेंट। फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स और फिफ्थ टॉपिक जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हमारे इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि हमको इतने टॉपिक्स तो इसके अंदर पढ़ना ही पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटीज क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हर उस क्वांटिटी की बात करें जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि हमसे आपसे पूछे कि भैया किसी का वजन मेजर करना है ना, मास मेजर करना है, तो आप क्या करते हो, एक स्केल लेते हो, स्केल मतलब वेइंग स्केल, उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो वो डिजिटली शो कर देता है कि कितना वजन है ना, ठीक है। तो मास क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से अगर मान लो किसी की हाइट नापना हो तो आप क्या करते हो, उसको वॉल के साथ अटैच कर देते हो, फिर आप मार्क कर देते हो और उसको टैप लेकर मेजर कर लेते हो। तो यहाँ पर हाइट भी क्या हो गई, मेजरेबल चीज है ना, तो हाइट क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर आपको बुखार को मेजर करना हो, फीवर को मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करते हो, आप थर्मोमीटर लेते हो और उसको मतलब मुंह में रखते हो या फिर बगल में रखते हो, ठीक है ना। अब जितना टेम्परेचर वो नोट करता है आप उसको नोट कर लेते हो। अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पर इसको फीवर है, अदरवाइज फीवर नहीं है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या मेजर किया, आपने टेम्परेचर मेजर किया, फीवर को तो मेजर नहीं किया ना। तो फीवर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से अगर आपसे कोई बोले कि भैया आप किसी के बारे में अपने जो अफेक्शन है ना, अपनी मम्मी का प्यार आप मेजर करके बताओ, तो आप क्या मेजर करके बता पाओगे, नहीं मेजर कर सकते ना। तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी एंड अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि हर वो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, जबकि फीवर जो है वो उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो बेसिक कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या, तो हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं आपको कि भैया 1 किलोग्राम मैंने आम लिए हैं और आप उसमें मुझे बताओ कि कितनी इसके अंदर किलोमीटर्स प्रेजेंट है,
तो क्या आप इसमें इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि हमने मेजर किया उसका वजन, और उस वजन के अंदर जो लेंथ है वो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं आपको इसी तरह से बोल दूं कि भैया 100 मीटर है, 100 मीटर में कितने सेकंड होंगे, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि सेकंड जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि मीटर जो है वो लंबाई को मेजर करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो लेंथ जो है वो टाइम से बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, जो खुद से एग्जिस्ट करती हो, जिनका सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, तो उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, है ना। और डेराइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हो, उनको क्या कहते हैं, हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड किन चीजों पर डिपेंड करती है? स्पीड लेंथ पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उनको क्या कहते हैं, हम उनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल में आपके पास वेलोसिटी है, फोर्स है, वर्क है ना, और भी बहुत सारी है। मतलब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी। कितनी होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है पहले 3 हुआ करती थी, अब 7 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर कैसे करें? फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करते हो, कभी कभी आपके हाथ से मेजर करने के लगते हो ना। हाथ से, कि हैंड का जो स्पैन है, मतलब जो हमारा थंब है, थंब का टिप, और जो हमारी सबसे लास्ट वाली फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है, उसका टिप। तो यहाँ तक के एक स्पैन मान लेते हो और स्पैन से मेजर करते हो। तो 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, इस तरह से मेजर करते हो ना। ठीक है, इसी तरह से फुट स्पैन ले सकते हो आप, है ना, कि एक पैर आगे रखा, फिर उसके बाद एक और पैर आगे रखा। तो ये आपके पास एक रॉ तरीका है, एक रफ तरीका है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि लेंथ को मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो यार टेक्स्ट बुक की अगर मैं लेंथ मेजर करना चाहूँ, तो यहाँ पर देखो आप इस फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक हाथ है ना, और ऐसा एक हाथ और यहाँ से यहाँ तक के मेजर कर सकते हैं, है ना। तो पता चलता है कि ये जो मैथ की बुक है, ये मैथ की बुक है, ये कितनी लंबी है, ये 2 हैंड स्पैन के बराबर लंबाई। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर लैडर है, इस लैडर को मेजर कर रहे हैं, डंबल से मेजर कर रहे हैं ना। तो डंबल से मेजर करने पर पता चल रहा है कि ये जो लैडर है, ये 8 डंबल्स के बराबर लंबी है। कितनी लंबी है? 8 डंबल्स के बराबर लंबी है। तो आप मेजरिंग जब कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो आप जनरली क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पहले किया, तो पहले क्या किया था, आपने मैथ की बुक को मेजर किया। तो मैथ की बुक को मेजर किया, क्या बताया आपने? 2 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन बोला, है ना। तो आपकी जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 2, और हैंड स्पैन जो है क्या है, वो आपकी यूनिट है ना। इसी तरह से आपने जब इसको डंबल से मेजर किया था, तो आपके पास जो 8 आया था, 8 वो क्या था, इसकी लेंथ थी, और इसकी यूनिट आपने किसमें मेजर करी? डंबल में, है ना। तो 8 डंबल, है ना। तो ये जो आपने लंबाई को मेजर किया है, चाहे वो हाथ से मेजर किया हो, चाहे डंबल से मेजर किया हो, ये कोई एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है ना। अगर स्टैंडर्ड बोले तो कि आपके यहाँ पर डंबल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो है नहीं, है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, न्यूजीलैंड में देखो, स्विट्जरलैंड में देखो, सभी जगह पर हम एक जैसे लेंथ को मेजर कर सके, है ना। तो इस तरह के कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। इसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको टैब दिख पा रही है ना,
तो ये टैप जो है हम क्या करते हैं, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं। इसी तरह देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ये पीसेस दिख रहे हैं जिसको हम वेट कहते हैं ना, वेट्स कहते हैं। इनसे आप क्या कर सकते हो, मास को मेजर करते हो, ठीक है ना। इससे आप क्या मेजर करते हो, मास को मेजर करते हो। और ये कैसे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो किसी अननोन क्वांटिटी को जब आप किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। So how to define measurement? How can we define measurement? Measurement is a process in which we compare an unknown quantity with a non-standard quantity. ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देता हूँ। मेजरमेंट, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, मेजरमेंट is a process of comparing an unknown quantity with a non-standard quantity, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट जो है वो किसी अननोन क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जब मेजरमेंट किया तो आपके पास क्या आती है, दो चीजें आती है। एक तो आपके पास आती है वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर आपने जब इसको इस लैडर को मेजर किया था, इस लैडर को आपने मेजर किया था, तो लैडर को मेजर करने के बाद में आपको क्या मिला था, 8 मिला था, है ना, यहाँ पर देख पा रहे हो आप 8 मिला था। तो ये 8 जो था ये क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, नंबर था। और इस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और जो डंबल लिखा था वो क्या था, यूनिट था। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो हमारे पास एक आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी चीज आती है हमारे पास क्या, एक यूनिट, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और एक चीज कहते हैं क्या, यूनिट, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोनों को मिलाकर ही क्या बनती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास एक लेंथ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 28 मीटर है, तो ये 28 जो है ना ये मैग्नीट्यूड होगा और ये मीटर जो है उसकी यूनिट होगी। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी जो है एनयू है। तो आप हमेशा याद रखना, देखो हमारे पास लेंथ को मेजर करने का तरीका जरूरी तो नहीं कि मीटर में हम मेजर करें, हम चाहे तो सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इस 28 मीटर को सेंटीमीटर में लिखता हूं तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 28 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 2800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की तो कितनी थी, 28, और सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 2800। जबकि दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है। एक की यूनिट मीटर है और एक की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो देखो जैसे ही हमने मीटर और सेंटीमीटर की बात करना है तो आप जानते हो कि मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो एक छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट के लिए आप देख पा रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, जबकि बड़ी यूनिट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है। जैसे कि देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की तो N1 U1 मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू फर्स्ट यूनिट इक्वल टू सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड यूनिट। तो इससे एक चीज पता चलती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट फॉर अ गिवन क्वांटिटी या गिवन मेजरमेंट इज कांस्टेंट। किसी गिवन मेजरमेंट के लिए एन यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पर u को ट्रांसफर करते हो तो n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u आता है। यानी कि यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी और अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी होगी।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे है ना 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक जो है 1 आवर, तो 1 आवर जो है उसमें अगर मैं मेजर करता हूं तो कितने सेकंड्स होते हैं, उसमें 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जब मैं देखता हूं आवर को, तो आवर जो है बड़ी यूनिट है लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, स्मॉल है। जबकि सेकंड जो है छोटी यूनिट है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा फॉर अ गिवन मेजरमेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यूनिट को हमने जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो जिस तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की थी, एक थी फंडामेंटल और एक थी डेराइव्ड, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते थे जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती थी। दैट मीन्स की क्वांटिटीज दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज fundamental quantities, and quantities those depends upon fundamental quantities are called as derived quantities। सेम उसी तरह से ऐसी यूनिट्स जो कि किसी पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से डेराइव्ड यूनिट की बात करें हम, तो डेराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट्स को कहते हैं जो कि किसी और यूनिट पर क्या करती हो, डिपेंड करती हो। ठीक है, ऐसी यूनिट जो कि इंडिपेंडेंट हो उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो डिपेंड करती हो फंडामेंटल यूनिट्स पर उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, चलिए अब देखें, फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, है ना। तो लेंथ क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। किलोग्राम मास की यूनिट है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरह डेराइव्ड यूनिट में न्यूटन है, तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, तो एक्सेलरेशन इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। दैट मींस कि उसकी यूनिट भी क्या होगी, डिपेंडेंट होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, तो डेराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी 7 होती है, जबकि ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली हमारे पास पुराने समय में 3 ही फंडामेंटल यूनिट होती थी, एक थी लेंथ, एक थी मास और एक था टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को ही फंडामेंटल यूनिट माना जाता था और फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती थी, है ना। तो इन्हीं के लिए हमको अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए थे जिनमें हम इन तीनों क्वांटिटीज को मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड मतलब लेंथ को मेजर किया जा रहा है किसमें, लेंथ को मेजर किया जा रहा है मीटर में। ठीक है, मास को मेजर किया जा रहा है किलोग्राम में और टाइम को मेजर किया जा रहा है सेकंड में। और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, mass is measured in kilograms and time is measured in seconds, then this system is called as MKS system। Similarly CGS system होता था जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। ठीक है ना, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, इसी तरह से एक सिस्टम होता था एफपीएस जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो दीज आर थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ओके, बस इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि ज्यादा प्रचलन में है और ये मॉडिफाइड एमके सिस्टम जैसा है। ठीक है ना, तो हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम है उसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड
इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम, ये फोर्थ सिस्टम है। एक्चुअल में ये क्या है, ये मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम है। पहले एमकेएस सिस्टम में सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्कवरीज होते रही और हमारे पास 4 और फिजिकल क्वांटिटीज निकल कर आई सामने, जो कि किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और 2 हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, ठीक है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेवंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जैसे कि हमको पता है कि एमकेएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, तो यहाँ पर भी मीटर में मेजर करेंगे। मास को मेजर करते थे हम किलोग्राम में, यहाँ पर भी केजी में मेजर करेंगे। इसी तरह से टाइम को मेजर करते थे सेकंड में, यहाँ पर भी टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे, एम के एस। अब हमारे पास जो बाकी की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि करंट है तो करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, टेम्परेचर है तो उसको मेजर करते हैं हम केल्विन में, सब्सटेंस के अमाउंट को हम मेजर करते हैं मोल्स में, ठीक है, मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, ठीक है। अब इनके सिंबल भी है, जैसे कि मीटर तो स्मॉल एम से शो किया जाता है, किलोग्राम तो स्मॉल केजी से, टाइम का सेकंड तो सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर का कैपिटल ए है, केल्विन का कैपिटल के है, मोल का MOL है, और कैंडेला को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियन में, और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, ठीक है। अब हम आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो प्लेन एंगल बेसिकली जो 2 लाइंस जब कभी आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब 2 लाइंस आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच में जो ओरिएंटेशन होता है उसी को प्लेन एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब प्लेन एंगल इज एन एंगल formed by the intersection of 2 straight lines or the junction of 2 planes in a 2-dimensional space या 2D space। यानी कि 2 लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करे या 2 प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करे, तो उनके बीच में जो ओरिएंटेशन होता है उसी को हम कहते हैं एक प्लेन एंगल। जैसे कि आप कॉपी को जब ओपन करते हो तो कॉपी के अंदर 2 सरफेसेस है ना, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, तो ये दोनों क्या है, प्लेन सरफेस है। जब आप उसको किसी एंगल पर ओपन करते हो तो वो कौन सा एंगल बनाती है, वो प्लेन एंगल बनाती है, ठीक है। अब इस एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इस एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियंस में। जैसे कि देखो, मान लो एक लाइन ये है आपके पास, एक लाइन ये है, ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या होगा, यही कौन सा एंगल होगा, यही प्लेन एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, प्लेन एंगल। अब जनरली आप है ना, आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि आप एंगल को मेजर करते हो डिग्रीज में। हम यहाँ पर आपको बता रहे कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन। तो आप याद रखते हैं कि भैया जो हमारे पास सर्कल होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। और 360 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री के बाद आपको एक चीज याद रखना है कि 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है ये जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से 1 रेडियन को डिफाइन करना चाहूं, 1 रेडियन को डिफाइन करना चाहूं, कितने रेडियन, 1 रेडियन। आई थिंक माई स्टाइलस इज नॉट वर्किंग, लेट मी सी इट, फाइन। 1 रेडियन
I want to define 1 radian. So how can I define? I will transfer this 2 pi to the left side of the equation na. That means कि 1 radian will be equal to 360 divided by 2 pi, है ना। अब मुझे पता है कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 होती है ना। तो मैंने 2 से तो 360 को कट किया, 180 आ गया, और मेरे पास 180 के डिवाइड में आ रहा है, 180 के डिवाइड में आ रहा है पाई। तो ये जो 180 डिवाइडेड पाई पाई है ना, इतना डिग्री का एंगल ही 1 रेडियन का एंगल होता है। 180 डिवाइडेड पाई पाई डिग्री का जो एंगल होता है उसी को हम 1 रेडियन कहते हैं। अब इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास एक कि कोई रेडियस है आर, ठीक है, और इसी रेडियस आर का मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। तो इस सर्कल में किसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, और जितनी इसकी रेडियस है उतना ही मैं चल कर जाऊं, है ना। इस सर्कुलर पाथ में मैं चल कर जाऊं, जितनी रेडियस उतना ही चल कर जाऊं, ठीक है। यहां पर मान लो आर है तो मैं आर चल कर गया, ठीक है, आर रेडियस थी तो मैं आर चल कर गया। अब जब ये आर में चल कर गया तो जितना एंगल इसने इस सेंटर पर बनाया है यही एंगल 1 रेडियन का एंगल होता है, ठीक है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius of circle। मतलब ऐसा सर्कुलर आर्क जिसकी लेंथ जो है उस सर्कल की रेडियस के इक्वल हो, तो ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो एंगल कितने रेडियन का होगा, 1 रेडियन का एंगल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क ऑन सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग यूनिट रेडियस इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। या ये कह लो कि जितनी लेंथ है आर्क की, अगर उतने ही रेडियस का सर्कल है तो यही आपका जो एंगल बनाएगा सेंटर पर, ये होगा आपका 1 रेडियन का एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों अगर इक्वल हो तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, आपका 1 रेडियन का एंगल होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक 3D एंगल होता है। जैसे कि हमने सर्कल में जो एंगल देखा वो कैसा एंगल था, प्लेन एंगल था। लेकिन अगर 3D में अगर उसी की बात करें, 2 डायमेंशन को छोड़कर 3rd डायमेंशन में जिसमें हम डेप्थ भी देख सकते हैं, तो इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल की यहाँ पर डेफिनेशन आप देख पा रहे हो कि a solid angle is a 3-dimensional angle that describes the size of an object as seen from a point in space। अब देखो ये डेफिनेशन पढ़ने में आपको काफी टफ लग रही होगी, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, ठीक है। हम सभी ने चांद को तो देखा ही होगा, है ना। रात में जब हम उठते हैं, अगर मान लो कि अमावस का दिन नहीं है ना, पूर्णिमा के दिन है, बड़ा पूरा चांद निकला हुआ है ना, तो उस चांद को जब हम देखते हैं तो उस चांद ने हमारी आंख के ऊपर जितना एंगल बनाया होगा ना, वही एंगल क्या होगा, वही एंगल होगा उसका सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको ऐसे समझो, देखो ये इमेज आपको दिख रही होगी, है ना। ये पर्सन जो है इस वॉल को देखना चाह रहा है, ठीक है। अब इस वॉल का जितना एरिया इसको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो इस वॉल का जितना एरिया इसको नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखे, ठीक है। इस वॉल का जितना एरिया यहाँ पर ये देख पा रहा होगा, ठीक है ना, कुछ एरिया ये कैप्चर कर रहा होगा, तो इसकी आंखों तक के जितना एंगल बना रहा होगा, ये एरिया जितना देख पा रहा है ना, और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को ही सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, ठीक है, कि कोई स्फेरिकल सरफेस उसके सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड कर पाती है वही उसका क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल इज अ 3-dimensional एंगल दैट डिस्क्राइब्स द साइज of an object as seen from a point in space। It is essentially
द अमाउंट ऑफ एरिया दैट एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स ऑन अ स्फीयर सेंटर्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्फीयर है ना, तो इस स्फीयर का ये छोटा सा एरिया है, तो ये एरिया जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस एरिया में इस सर्कल, इस स्फीयर के सेंटर पर जितना एंगल बनाया होगा, यही एंगल क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज और आती है, वो ये है कि इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट जो है ना, वो स्टेयर रेडियन है। क्या यूनिट है? स्टेयर रेडियन है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबटेंडेड एरिया का जो मतलब, ये जो आपका ओमेगा होता है, यानी कि सॉलिड एंगल होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जितना एरिया इसने सब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एरिया में रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एरिया में रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाता है? सॉलिड एंगल आ जाता है। एरिया में रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है? सॉलिड एंगल आ जाता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, शायद मैं इसके पीछे आ गया हूँ, ये मेरे पीछे आ गया है। ठीक है, तो देखो, इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो ये बनता है कि सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल जो है वो रेशियो होता है एरिया सबटेंडेड एट द सेंटर, एरिया सबटेंडेड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, एक स्फीयर है, तो एक पूरे स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है ना? पूरे स्फीयर का अगर सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। देखो यहाँ पर ये वाले डायग्राम में आप देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो ये छोटा सा एरिया हमने लिया था ना, तो यहाँ पर जितना इसने एंगल सबटेंड किया, वो क्या था? आपका सॉलिड एंगल था। अगर मैं इसको पूरे स्फीयर के लिए देखना चाहूँ, पूरे स्फीयर के लिए देखना चाहूँ, है ना, तो इस पूरे स्फीयर में कितना एरिया इसने सबटेंड किया होगा? सोचो, है ना? इस पूरे स्फीयर की मैं बात करूं, तो इस पूरे स्फीयर का कितना एरिया होगा? 4πr² होगा, 4πr²। और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर, तो आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल कितना आया? सॉलिड एंगल कितना आया? 4π। तो बस याद रखो, सॉलिड एंगल की बात अगर हम करें किसी स्फीयर के लिए, तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4π होता है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट भी किया था। ठीक है, द इंटायर सरफेस ऑफ ए स्फीयर सबटेंड्स a solid angle of 4π² radians at its center। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है, इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व कर पाए। हमारे इसी तरह के वीडियोस के लिए हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको IIT JEE का पूरा कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल हम करवा सके। थैंक यू वेरी मच।